दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है सार्क, है ना। सार्क को डिटेल में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे वन लाइनर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारी वन लाइनर सीरीज टॉप 100 वन लाइनर्स जो हम लोग कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। मिशन प्रवक्ता सीरीज की ये अगला वीडियो रहने वाला है और यहाँ पर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर होने जा रहा है। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में यूके पीएससी, लोअर पीसीएस या फिर यूके पीएससी लेक्चर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप शिक्षा टाउन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ में पॉलिटी विषय अगर आपका लेक्चरर के लिए है तो आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी इनिशिएटिव शिक्षा टाउन पर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ में पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सएप करके हर संभव जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आज समझते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्क को बहुत डिटेल में, एकदम आसान क्रमबद्ध तरीके से आम बोलचाल की भाषा में। चलिए देखिए, सार्क का जो फुल फॉर्म है ना, सार्क आपको याद रखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसे कहा जाता है। इसे जो है वो साउथ एशिया, मतलब एक तरह से ये दक्षिण एशियाई भाग का एक संगठन है, ये एक सहयोग है। ये संगठन क्यों बनाया जाता है? तो आपसी सहयोग, आपसी चीजों को, आपसी समन्वय को, आपसी एक तरह से व्यापार को, रिश्तों को मजबूत करने के लिए इसे इस तरह के संगठनों को बनाया जाता है। सार्क को बेसिकली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ भी कहा जाता है। रीजनल कॉपरेशन, कॉपरेटिव एक तरह से एसोसिएशन इसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सार्क को बहुत डिटेल में, एकदम आसान भाषा में, वन लाइनर्स के फॉर्मेट में याद कर लेते हैं एक एक पॉइंट को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा हो जाता है ना, पहला जो वन लाइनर हमारा हो जाता है वो इसमें हो जाता है सार्क का परिचय। ठीक है, 10 वन लाइनर सार्क के परिचय से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला इसका पूरा नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा पूरा जो इसका नाम है। सार्क जो है ना, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आप जस्ट इलेबोरेट करेंगे, है ना, तो उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम निकल करके आ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, है ना, यहां पर ऐसा नहीं है। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो एक एसोसिएशन है जिसमें साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। एक एक पॉइंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी लाइव चैट चल रही है उसमें आप चीजों को लिखते जाइएगा। जैसे इसकी स्थापना का वर्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 8 दिसंबर 1985 है। क्या है? 8 दिसंबर 1985 है। इसके अलावा जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ, बैठक इसकी कहां पर हुई? पहला जो शिखर सम्मेलन है उसकी बैठक बांग्लादेश ढाका में होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, परिचय से संबंधित हम लोगों ने 3 पॉइंट यहां पर डिस्कस किए। पहला, इसका फुल फॉर्म देखा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां हुई? ये ढाका, बांग्लादेश में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, इसके बाद में सार्क का जो उद्देश्य है वो दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ये आप ध्यान रखिए, है ना। शांति और समृद्धि को यहां पर हम लोग बढ़ावा देने की बातें करते हैं। इसका जो सचिवालय, इसका जो सेक्रेटरिएट है वो कहां है? वो काठमांडू में है, याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सेक्रेटरिएट है वो कहां है, इसका जो सचिवालय है वो कहां है? वो आपका काठमांडू में है, नेपाल में, है ना, काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय है। ये भी लिखते जाइए, एक एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में सारे लोग लिखते जाइए, चीजें आसानी से याद होती चली जाएंगी। अब देखिए, सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आर्थिक और क्षेत्रीय एकता, रीजनल जो एक तरह से यूनिटी होती है या इकोनॉमिक यूनिटी जो है उसको ये बढ़ावा देने का कार्य करता है सार्क, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है कि सार्क की कल्पना सबसे पहले 1980 में बांग्लादेश के द्वारा की जाती है। सबसे पहले जो ये कल्पना होती है वो किसके द्वारा? 1980 में बांग्लादेश ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपको बताएं, सदस्यों की जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान यहां पर सार्क के सदस्यों को करना चाहिए। जितने भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी एकता, उनकी समृद्धता, उनकी संप्रभुता का सम्मान, उनकी अखंडता का सम्मान यहां पर हर एक मेंबर करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्वाइन किया गया वो किस कंट्री के द्वारा क्वाइन किया गया? तो
आपको ध्यान रखना है वो बांग्लादेश ही है ना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की भी नीति होती है, आंतरिक इंटरनल मैटर में कोई नहीं इंटरफियर करेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट आया, अगला जो पॉइंट है कि सार्क का जो मूल मंत्र है ना, सार्क का जो मूल मंत्र है वो सहयोग के माध्यम से विकास, वो क्या है, वो सहयोग के माध्यम से विकास है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कॉपरेशन पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी यहां पर डेवलप करती है, ठीक है। कॉपरेशन के आधार पर ये चलते हैं, सहयोग के आधार पर चलते हैं। किसका सहयोग होगा, यहां पर देशी जो यहां पर मेंबर सदस्य हैं उनका यहां पर सहयोग किया जाएगा। सार्क के जो सदस्य हैं उनको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सार्क में कुल मिलाकर के 8 सदस्य, कितने हैं टोटल में, 8 इसके मेंबर्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। इसमें भारत जो है वो संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है ना, भारत संस्थापक सदस्य हो जाएगा। पाकिस्तान इसका सार्क का सदस्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेपाल भी सार्क में शामिल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं ना वो इसके इसमें एक तरह से भागीदार हैं। भूटान भी सार्क का मेंबर है, बांग्लादेश भी महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है, जिसे एक तरह से फाउंडिंग मेंबर्स में भी रखा जाता है। श्रीलंका भी सार्क में शामिल है ना, श्रीलंका भी सार्क में शामिल है। मालदीव भी सार्क में शामिल है। तो भारत जहां तक जिन भी कंट्रीज पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर पाया है वहां पर वो सारे मेंबर्स जो हैं वो इसमें इसके भागीदार सदस्य हैं, है ना। अफगानिस्तान 2007 में, है ना, निष्क्रिय, वर्तमान में इसकी सदस्यता निष्क्रिय जरूर हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 2007 में सार्क में शामिल हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। 2007 में ये शामिल हुआ। उसके बाद में सभी सदस्य जो हैं सार्क के, जो सभी सदस्य हैं वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थित हैं। जितने भी सदस्य हैं वो कहां स्थित हैं, वो सारे के सारे दक्षिण एशियाई, है ना। तो ये मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र, साउथ एशियन एक तरह से एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इसे कहते हैं। उसी प्रकार से इसके जितने भी सदस्य हैं वो दक्षिण एशिया से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट आया, उद्देश्य और सिद्धांत से संबंधित 10 वन लाइनर्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। सदस्य देशों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट आएगा वो ये है कि सार्क में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी के खिलाफ में लड़ाई में एकजुटता पर बल मिलेगा। क्या मिलेगा, गरीबी, अशिक्षा, बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपके पास में मैन पावर या आपके पास में सपोर्ट है तो वहां पर उस चीज को कवर अप किया जा सकता है, उस चीज से हम लोग टैकल कर सकते हैं, उस चीज से हम लोग बाहर निकल करके आ सकते हैं। तो सार्क को उसी उद्देश्य से भी फॉर्म किया गया, ये गरीबी का उन्मूलन करने, अशिक्षा को कम करने और साथ में बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है ना। इसके अलावा जो है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, उसके साथ में वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग, ये जितने प्रकार के सहयोग हो सकते हैं वो आपस में, देखिए अगर मान लीजिए एक कोई ऐसा मोहल्ला है जहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध है ना, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बीच में मीडियम कैटेगरी में आता है, एक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है। तो जो गरीब वाला है ना, जो सारे लोग अगर समन्वय से काम करेंगे ना तो सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, सबकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो सकती है। अगर लेकिन वहां पर सारे लोगों को मिल करके काम करना है तो यहां पर जो 8 देश हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो मिल करके काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये संस्था पूरी चलती है। इसमें आर्थिक सहयोग भी होगा, सामाजिक सहयोग भी होगा, सांस्कृतिक आधार पर भी सहयोग होगा और तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से ये सार्क के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना जाता है। अगला जो उद्देश्य आएगा कि सभी निर्णय जो हैं, जितने भी इसमें निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे सर्वसम्मति से, है ना। सबकी यहां पर एक तरह से प्रेजेंस या सबकी यहां पर परमिशन की जरूरत होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजनीतिक विवादों को संगठन के मंच से नहीं उठाने की नीति यहां पर अपनाया जाता है ना। राजनीतिक विवादों को जो है वो संगठन के मंच से नहीं उठाना है। पॉलिटिकल जितने भी अगर विवाद हो रहे हैं, है ना, जहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उसके लिए ये मंच बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल कॉपरेशन के लिए ही मंच बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। और जितने भी निर्णय होंगे वो सारे सभी लोगों की सम्मति से, सभी लोगों के परमिशन से ही सारे के सारे इवेंट्स या सारे के सारे जो एक तरह से निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, वो लिए जाते हैं।
सार्क जो है वो समानता, पारस्परिक लाभ और सहयोग की भावना पर आधारित है। यहां पर जो सार्क है वो कैसे आधारित है, किस पर आधारित है? सार्क जो है वो समानता पर, पारस्परिक लाभ पर और सहयोग की भावना पर आधारित है। ये भी आप ध्यान में रखें, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आता है, और सार्क जो है वो पर्यावरणीय संरक्षण में भी भूमिका निभाएगा, है ना। ये यहां पर पर्यावरण में, उसके संरक्षण में भी भूमिका निभाने का काम करेगा। महिलाओं और बच्चों की कल्याण, अब देखिए एक यहां पर अम्ब्रेला है, ठीक है, एक यहां पर अम्ब्रेला है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज को ये कवर करने का काम कर रहा है। अब उनके कल्याण से रिलेटेड जो भी जरूरी चीजें होंगी वो इसके द्वारा की जाएंगी। तो महिलाओं और बच्चों के कल्याण से रिलेटेड भी काम होगा, पर्यावरण के कल्याण से रिलेटेड भी काम होगा, आतंकवाद और मादक पदार्थों को की तस्करी पर रोक लगाने से रिलेटेड भी यहां पर कार्य होंगे, और उसके लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रयासरत रहता है। अगला जो पॉइंट आया वो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बनाए रखने का भी यहां पर कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भाई, इसका जो अम्ब्रेला है वो बहुत सारी चीजों को अंदर अपने समेटे हुए है ना। इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, जहां पर 8 सदस्य मिलजुल करके रीजनल कॉपरेशन के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो ये है कि शिखर सम्मेलन, है ना, इसके जो प्रमुख शिखर सम्मेलन है उन पर भी आ जाते हैं। सार्क के शिखर सम्मेलन जो है वो 2 साल में, हर 2 साल में यहां पर आयोजित किए जाते हैं। प्रथम सम्मेलन जो है वो हम लोगों ने देखा 1985 में कहां हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में प्रथम सम्मेलन हुआ था। कई बार भारत भी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है इससे पहले भी, है ना। सार्क के जो एक तरह से शिखर सम्मेलन होते हैं उसकी मेजबानी भारत भी कर चुका है, क्योंकि यहां पर 8 ही कंट्रीज हैं और सारा रोटेशन में चलता रहता है, कभी एक कर रहा है कभी कोई कर रहा है, इस तरह से वो रोटेशन में चलता रहता है। तो भारत ने भी कई बार इसकी मेजबानी कर रखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हुए एक तरह से 18वां जो शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल में हुआ था, है ना। 18वां कहां हुआ था, ये नेपाल में हुआ। 19वां जो है वो पाकिस्तान में होता है। 19वां कहां हुआ, ये पाकिस्तान में होता है ना। उसके बाद में होना था लेकिन ये स्थगित हो गया था, है ना। पाकिस्तान में होना था 19वां, लेकिन ये स्थगित हो गया था। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुख भाग यहां पर शिखर सम्मेलन में बेसिकली क्या होगा, सार्क शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुख भाग लेते हैं, है ना। यहां पर क्या करते हैं, प्रमुख भाग यहां पर शिखर सम्मेलन में लिए जाते हैं। उसके बाद में शिखर सम्मेलन सार्क की नीति निर्धारण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होता है ना। शिखर सम्मेलन में ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 2 साल में अब हम लोग मिलेंगे, तब तक हमें क्या क्या काम कर लेना है। तो यहां पर जितनी भी नीतियां हैं उनका निर्धारण यहां पर किया जाता है। सम्मेलन में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी होती है ना। यहां पर क्षेत्रीय, ऐसा नहीं कि यहां पर केवल इंटरनेशनल लेवल पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हीं की चर्चा हो, यहां पर क्षेत्रीय लेवल पर भी चर्चा होगी, सम्मेलन में भी चर्चा होगी, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो सम्मेलन के अंत में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, है ना। सम्मेलन के अंत में क्या होगा, संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होता है ना। सम्मेलन सार्क को नई दिशा और ऊर्जा देने का भी काम करेगा। सम्मेलन क्या करेगा, सार्क को नई दिशा और ऊर्जा देने का भी कार्य करेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है संगठनात्मक संरचना। यहां पर संगठन स्ट्रक्चर इसका क्या है ना। तो पहला यहां पर 41 नंबर पॉइंट, इसका सचिवालय कहां है, काठमांडू नेपाल में, है ना। पहला तो पॉइंट यही याद रखेंगे कि इसका जो सचिवालय है वो कहां है, वो काठमांडू नेपाल में है, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में सार्क का जो महासचिव संगठन का प्रमुख होता है, सार्क महासचिव संगठन का क्या प्रमुख होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला जो नंबर आया, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कार्यकाल यहां पर होता है। और कितने साल में इनकी मीटिंग्स होती हैं, 2 साल में इनकी मीटिंग्स हो जाती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। महासचिव सदस्य देशों में बारी बारी चुना जाता है ना। महासचिव कौन होगा, वो सदस्य देश ही इसको चुनेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर और चीजों को गवर्न करने या एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर इसके पास में, लोगों के पास में होती है। ठीक है, प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय संपर्क बिंदु होगा, है ना। प्रत्येक जो देश है उसमें एक राष्ट्रीय संपर्क का बिंदु भी होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तकनीकी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, है ना। तकनीकी समितियां भी यहां पर अवेलेबल रहेंगी जो कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में काम करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला आया विशेषज्ञ समूह, है ना। विशेष विषयों पर सलाह देने का भी काम करने के लिए, उसके लिए स्पेशल यहां पर फोर्सेस, स्पेशल यहां पर लोग भी होते हैं, स्पेशल यहां पर ग्रुप्स भी यहां पर आयोजित किए जाते हैं। कार्य समूह परियोजना
के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं, है ना। कार्य समूह परियोजना के क्रियान्वयन में भी सहयोग यहाँ पर किया जाएगा। सार्क के विभिन्न केंद्र सदस्य देशों में स्थापित किए जाएंगे। संगठनात्मक जो ढांचा सहयोग को मजबूत बनाने में मदद करता है, ये आप याद रखेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है किसी भी चीज में हो तो वो एक अच्छे से प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस को और इंप्रूव करने का कार्य कर देता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आया वो आया प्रमुख इसके संस्थाएं और प्रमुख केंद्र। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पीवाईक्यूज पूछे भी गए हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग देखें कि सार्क के अधीन कई क्षेत्रीय केंद्र संचालित होते हैं, ये तो आप जानते हैं, है ना। सार्क का एक कृषि केंद्र है, ढाका बांग्लादेश में ये स्थित है ना। सांस्कृतिक केंद्र इसका कोलंबो श्रीलंका में। जितने भी इसके सदस्य हैं वहां पर इन्होंने कुछ कुछ केंद्र अपने बना रखे हैं। जैसे कृषि के सहयोग के लिए हम लोग बांग्लादेश ढाका जाते हैं, अगर सांस्कृतिक आधार पर हम लोगों को डेवलप करना है उसके लिए हम लोग कोलंबो श्रीलंका जाते हैं। इसके अलावा सार्क में सूचना केंद्र जो है वो नेपाल काठमांडू में है। आपदा प्रबंधन ये भारत में है ना। आपदा प्रबंधन जो है वो सार्क का वो कहां है, वो आपका भारत में है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव संसाधन का विकास ये पाकिस्तान, है ना। मानव संसाधन के विकास से संबंधित केंद्र कहां है, ये पाकिस्तान। मतलब ये हर एक सदस्य को कुछ कुछ केंद्र देकर के उनको एम्पावर करने की कोशिश करता है कि आप इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से काम करिए, इस क्षेत्र को आप ही कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे करके कुछ कुछ क्षेत्रों को वो डिवाइडेड करते हुए चलता है, कुछ कुछ सेंटर्स को वो डिवाइडेड करते हुए चलता है। इस्लामाबाद में ऊर्जा का केंद्र भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर दिल्ली में है ना। डॉक्यूमेंटेशन जो सेंटर है वो दिल्ली में था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट फंड का जो मुख्यालय है वो भूटान में थिम्पू में है ना। डेवलपमेंट फंड कहां पर, इसका मुख्यालय कहां है, ये भूटान में थिम्पू में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये संस्थाएं क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक है ना। क्षेत्रीय प्रभाव, अब देखिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं तो बन गई है ना, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बन गई। अब संस्थाएं अगर बन गई हैं तो उनका क्रियान्वयन उतना अच्छा हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर एक प्रॉपर बना हुआ है ना तो एंटायर प्रोसेस आसान जरूर हो जाता है, वो सार्क में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास में भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग आए 60 वन लाइनर्स हम लोगों ने कवर किए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रमुख परियोजनाएं और कार्यक्रम, है ना। प्रमुख इसकी जो परियोजनाएं जो ये चला रहा है, या कल्याण में आपने इनके मोटो तो देख लिए भाई, इस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड जो परियोजना है, जो प्रोग्राम्स ये चला रहे हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्षेत्रीय और एकीकृत कार्यक्रमों पर कार्य करने का काम करेंगे। सार्क फूड बैंक की स्थापना और खाद्य सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। सार्क जो है वो डेवलपमेंट एंड सामाजिक परियोजना, है ना। डेवलपमेंट फंड सामाजिक परियोजनाओं को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर फूड बैंक हो गया, क्षेत्रीय एकीकृत कार्यक्रम हो गए, इसके अलावा यहां पर डेवलपमेंट फंड की भी बात हो गई। तो सार्क के ये प्रमुख परियोजनाएं जो कि चल रही हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए सार्क टूरिज्म चार्टर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी कोशिश करेगा, टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, ताकि आपसी सहयोग और आपसी राजस्व भी बढ़ता जाए। यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, सार्क यूनिवर्सिटी भी नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सार्क से रिलेटेड या एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज भी फॉर्म करता है। टेलीविजन जो एक तरह से टेलीविजन चैनल का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर लंबित है, जिसमें थोड़ा सा ये पता चलेगा कि भाई इसमें प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं। उसका प्रोसेस अभी थोड़ा सा लंबित है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको एक टीवी भी, सार्क टीवी भी देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि भाई सार्क किस किस तरीके से काम कर रहा है। ग्रिड और ऊर्जा सहयोग योजनाएं बनाई गई, है ना। इसके माध्यम से ग्रिड और ऊर्जा सहयोग योजनाएं बनाई गई। सार्क देशों में पारस्परिक व्यापार बढ़ाने के लिए साफ्टा, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता भी लागू किया गया। साफ्टा किससे रिलेटेड है, पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली। क्या ये एशियान से रिलेटेड है, या फिर ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, या फिर ये सार्क से रिलेटेड है। याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, ये साफ्टा जो है वो सार्क से रिलेटेड है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, है ना। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो कि पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ये समझौते को लागू किया गया, ठीक है। तो ये एक तरह से व्यापार ट्रेड को बढ़ावा देने की बात करेगा। अगली जो परियोजना रही वो उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त कर देना है। साफ्टा की एक तरह से उद्देश्य है, वो सिद्धांत है, वो क्या है, क्षेत्रीय व्यापार में जितनी भी बाधाएं हैं उनको खत्म कर दें, ताकि क्षेत्रीय लेवल पर तो कम से कम हम लोग बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हो, है ना। महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से संबंधित भी सार्क की योजनाएं चलती हैं। तो हम लोगों ने बात की
रीजनल लेवल पर या फिर साउथ एशियन लेवल पर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो जिस भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हो, वो सारे के सारे डेवलपमेंट को यहां पर श्रेय दिया जाता है, वहां पर इन्हें इंक्लूड किया जाता है। महिला सशक्तिकरण हो गया, बाल कल्याण हो गया, वहां पर उससे रिलेटेड भी यहां पर योजनाएं बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी जो चुनौतियां और आलोचनाएं, देखिए सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कभी नहीं कम हुआ है, ना कभी कम होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है सार्क को अच्छे से उसके जो जितने भी फंक्शंस है, जैसे वहां की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हो सकता है भारत जाने से ही मना कर दे, या फिर हमारे यहाँ पर जो केंद्र हैं उनमें वो लोग इन्वॉल्व ना हो, या उनके यहाँ पर ऊर्जा केंद्र और बहुत सारे केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें हो सकता है भारत इन्वॉल्व ना हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं टैकल चलता है, जो कि इस संस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक असहमति के कारण कई शिखर सम्मेलन स्थगित भी हुए। हम लोगों ने देखा 2019 में जो पाकिस्तान में सम्मेलन आयोजित किया गया था उसे स्थगित कर दिया गया था ना। इसके लिए इसमें एक तरह से पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सार्क की निर्णय प्रक्रिया धीमी और जटिल मानी जाती है ना। सार्क की जितनी भी निर्णय प्रक्रियाएं हैं वो धीमी मानी जाती हैं और जटिल प्रक्रियाएं, क्योंकि भाई आपसी सहयोग यहां पर जो एस्टैब्लिश करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है ना, वो यहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगला जो पॉइंट आया वो ये है कि कई समझौते केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, है ना। केवल समझौते जो है वो कागजों तक आए, धरातल पर ये पहुंचे ही नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर साझा नीति नहीं बन पाती है ना। आतंकवाद के मुद्दे पर साझा नीतियां ही नहीं बन पाई। सदस्य देशों के बीच में आपसी विश्वास की कमी देखने को मिलेगी। सदस्य देशों के बीच में क्या मिलेगा? आपसी विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला आया व्यापारिक सहयोग अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कम भी देखने को मिला। सार्क में चीन के पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया, जिससे विवाद, अब देखिए चीन जो है वो कभी भी भारत का फेवर तो नहीं करेगा, है ना। और चीन ये भी नहीं चाहता कि उसके आसपास के जो देश हैं वो बहुत अच्छे से विकास करें, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीन इसमें जब से पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है तब से इसके विवाद जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ते चले गए हैं ना। ये कभी पाकिस्तान को फेवर कर रहा होता है, कभी ये श्रीलंका को फेवर कर रहा होता है, कभी ये नेपाल को फेवर कर रहा होता है। भारत के अगेंस्ट जो भी संभव प्रयास होते हैं वो चीन यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जानी जाती है। सदस्य देश जो हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, वो घरेलू मुद्दे का प्रभाव संगठन पर इनका पड़ता है ना। जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर जो इंटरिम, जो एक तरह से अंदर इंटरनल जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, इंटरनल जो मुद्दे, जो इंटरनल इंसिडेंसेस चल रहे हैं, उसका इंपैक्ट सार्क पर भी देखने को मिलता है। अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। देखिए सबसे ज्यादा आपको यह ध्यान रखना है, एक अगर कोई ग्रुप है जहां पर कोई सीनियर बैठा हुआ है ना, कोई सीनियर है, तो वो चीजों को कंट्रोल रखेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है जहां पर सारे लोग बराबरी के हैं, तो क्या कोई किसी की सुनेगा? वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, और वही एक चुनौती मेनली सार्क को एक तरह से फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान और चाइना की टेंशंस तो अलग ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेनली हम लोग देखेंगे कि भाई अगर सारे लोग बराबर के ही हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी इस्टेब्लिश करना या उसको चुनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेल, या इसको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि भाई इसमें बेसिकली उपलब्धियां भी हैं, है ना। चुनौतियों के बाद भी हम लोगों ने उपलब्धियां भी यहां पर पाई हैं। एशियाई देशों में सहयोग की नींव इसने रखी है, ठीक है। ये व्यापार के लिए, व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा जो इनिशिएटिव है वो अच्छा खासा एक तरह से व्यापार को बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। यहां पर जो आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति यहां पर देखने को मिली है ना। महिला और बाल विकास पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है, और साथ साथ में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए फंड की स्थापना भी इसमें की गई है। भाषाई सांस्कृतिक विविधता को पहचान मिली है, और इसके अलावा गरीबी का उन्मूलन, मतलब जितने भी प्रोमिसेस थे ना, वो लगभग प्रोमिसेस यहां पर मीट करने का दावा किया जाता है, ठीक है। यहां पर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला, और साथ में विश्व पटल पर दक्षिण एशिया की एक सामूहिक पहचान भी बनी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब लास्ट में हम लोगों को यहां पर यह देखना है हाल में क्या हालत है ना। भविष्य में और हाल में जो अभी करंट में सिचुएशन है उसके आधार पर सार्क किस जगह पर रिलाई करता है, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। देखिए हाल में वर्षों में भारत में बिम्स्टेक को प्राथमिकता दी जाती है ना। भारत में किसको प्राथमिकता दी जाती है? सार्क से हट करके बिम्स्टेक एक समूह है जिस पर आने वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा भी करेंगे। बिम्स्टेक को ज्यादा यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। गति को भारत पाक विवादों ने धीमा कर दिया है। सार्क की गति को जो है वो धीमा करने का जो
श्रेय गया, एक तरह से ब्लेम कहेंगे, श्रेय तो नहीं करेंगे, वो जाता है भारत और पाकिस्तान के विवाद को, ठीक है। और चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा लगातार बढ़ता रहता है, इसकी वजह से भी इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। डिजिटल सहयोग और तकनीकी के क्षेत्र में नई योजनाएं प्रस्तावित तो हैं, लेकिन क्रियान्वित होने में थोड़ा सा समय लगेगा। सार्क जो कोविड-19 आया था उसमें सार्क फंड की स्थापना सदस्य देशों ने की थी, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव जिसके माध्यम से आर्थिक आधार पर जो पिछड़े सदस्य थे उनकी मदद हो सकी थी। वर्चुअल शिखर सम्मेलन बैठकों का प्रचलन और ज्यादा बढ़ा है, और इसके अलावा यहां पर भारत ने सार्क कोविड फंड में सबसे अधिक योगदान भी दिया था, है ना। तो पाकिस्तान के पास में तो कुछ है नहीं, बांग्लादेश भी, वहां पर भी चीजें गड़बड़ी चल रही हैं, श्रीलंका तो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है ना, मालदीव थोड़ा बहुत है भी, लेकिन बहुत बड़ा जो फंड यहां पर दिया, बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन यहां पर किया था वो भारत ने किया था, ये आप ध्यान रखें। भविष्य में अगर आप देखेंगे तो सार्क को व्यावसायिक सहयोग की दिशा में प्रयास करने होंगे, यहां पर ऐसे केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, चीजें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में गड़बड़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ऊर्जा, जल और परिवहन के नेटवर्क को विकसित करना, जो कि आगे चल करके एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी देने वाला है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा लास्ट में हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि युवाओं के लिए संयुक्त कार्यक्रमों की आवश्यकता है, क्योंकि ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर युवाओं की संख्या थोड़ा ज्यादा ही होती है। उस एनर्जी को प्रिजर्व करने, इस एनर्जी को यूटिलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि जिस क्षेत्र में सार्क को काम करना चाहिए। इसके अलावा सार्क को जीवंत बनाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है ना, यहां पर एक पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए, तभी हम लोग देखिए विल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। उद्देश्य चाहे जैसा हो, चाहे कठिन हो, चाहे आसान हो, लेकिन अगर रणनीति के आधार पर और इच्छा शक्ति के अनुसार अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर फिर मेहनत करने के लिए कहना नहीं पड़ता, है ना। अगर आपकी इच्छा है कोई काम करने की तो फिर आपको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता, आप वो करके दिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है सार्क को प्रॉपर तरीके से आगे काम करवाने के लिए वो है एक इच्छा शक्ति की, जो कि बहुत ज्यादा इस संस्था को आगे लेकर के जा सकती है ना। तो ये जो साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन है इसको और अच्छा किया जा सकता है, थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की यहां पर जरूरत है, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल की यहां पर जरूरत है, और आगे भविष्य की जो दिशा है वो एक बेहतर दिशा हो सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज अभी वर्तमान के लिए आज के इस टॉपिक पे इतना ही। अभी आप लोगों को अगला जो टॉपिक है वो भी मिलेगा, है ना। इसके अलावा इसी तरह से हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते रहेंगे। आप लोग लास्ट तक अगर आप यहां तक आए हैं, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्यूआर कोड दिए हुए हैं, आप इनके माध्यम से हमारे साथ में जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए बने रहिए शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।